तब नेताजी कहिन नहा, तब नेताजी कहिन नहा, तुम हमका खून देओ, हम तुमका आजादी देव। तब के नेताजी कहिन नहा कि तुम हमका खून देओ, हम तुमका आजादी देव। और आज के नेता कहत हैं तुम ओटिया हमें दे दो, पुनवा हम खुद ही ले ले। अगर मुझे कोई चीज की जरूरत है, पुलिस प्रबंधक या किसी चीज की जरूरत है, तुरंत काम हो जाता है। पहले ऐसी कोई बात नहीं। वो तो अखिलेश की सरकार में भी होता था, वो किसी के सरकार में भी होता था, हर लोग के सरकार में होता था। जब आप चाहेंगे तब पुलिस आती थी, जब अखिलेश की सरकार थी तब 100 नंबर भी था, हर एक चीज था तब। ठीक है, वो बोलिए ना आपका। मेरा नाम इरफान खान है, मैं वार्ड नंबर 20 से हूँ, जहाँ से अंशु मिश्रा सभासद रह चुके हैं। अभी रिंकू भैया खड़ा हुए हैं। तो आप अपने वार्ड में क्या देता हो? मैं तो रिंकू भैया को जिता रहा हूँ। अच्छा, आपने बहुत जबरदस्त जिनको जवाब दिया बीच में आके कि सपा सरकार में भी होता था ऐसा। तो मैं बोलूंगा ही ना, वो तो आएगी, समय बताएगा, समय बताएगा। अभी तो हम कुछ नहीं बताएंगे, समय बताएगा। 13 तारीख दूर नहीं है, 13 तारीख यही आएगी। आप भी मिलेंगे, हम भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे भाई साहब। समय नहीं बताएगा, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है। ठीक है, आज का उत्तर प्रदेश में ये हो ये सोच आपका गलत है भाई साहब, ये सोच आपका गलत है। अगर यही अगर हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये निवर्तमान अध्यक्ष जिससे आप खुश नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कतई नहीं, हमारे वार्ड में जब काम ही नहीं होता हम कैसे खुश हो जाए। सारा इलेक्शन अभी तक जो भी चुनाव लड़ा गया है वो मोदी जी और योगी जी के नाम पे लड़ा गया, उनके विकास के दृष्टिगत उसको रखते हुए लड़ा गया है। तो आपको क्या लगता है, बलरामपुर नगर पालिका परिषद आदर्श नगर पालिका परिषद हो चुका है, लेकिन आपको बलरामपुर की स्थिति देख के लगता है कि आदर्श नगर पालिका परिषद हुआ है ये सच में? नहीं हो पाया है, बिल्कुल नहीं हो पाया है। और जबकि नगर पालिका अधिनियम में साफ साफ मेंशन है कि अगर कोई एक रिक्शा चालक भी अगर चला रहा है तो रिक्शा चालक के पीछे एक टोकन लगा होना चाहिए, जिसपे नगर पालिका का टोकन नंबर होना चाहिए, कि उसको मालूम होना चाहिए कि कितने ई रिक्शा चल रहे हो। नगर पालिका को खुद ही नहीं मालूम कि उसके सीमा क्षेत्र में कितने जो है ई रिक्शा चल रहे हैं, कितने ठेले वाले हैं, कितनी जो है गाड़ियां, उनको खुद ही नहीं मालूम है। इसकी कोई रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड नहीं है? नहीं है, नगर पालिका के पास तो ये भी आज तक रिकॉर्ड ही नहीं बन पाया है कि उनके पास कितनी चौड़ी सड़कें और कितनी चौड़ी गलियां कहाँ पर हैं। तो चाहे जो जहाँ कब्जा कर ले वो उसका हो गया, क्योंकि आबादी की जगह पर जिसने कब्जा कर लिया, और कब्जा ही जो प्रथम दृष्टया स्वामित्व का प्रमाण है। पानी खराब है भैया। तब कहा मकसद ये कि अगर आरओ वाला एक तो टोटी घर में लग जाए तो का बुरा है, दोनों बुराई ना है। तो हर पंप में भी पहिया एक ऐसा कुछ करा जाये जो दिमाग में है। अब मैं आपके चैनल से बोल दी तो विरोधी नकल कैले कि हमहू कैले, तो विरोधी तो नकल कैले हैं। हाँ। लेकिन हो सकता है जो ना आप बोलो जनता का नीक लाग जाए, आपका वोट दे। तो जनता को मैं सादर निवेदन के साथ ये प्रेषित करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप मेरा मैनिफेस्टो देख लें। आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में लगभग 20 कॉलम है। 21वां मैंने बोल दिया है कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। आरओ की भी बात की है, आरओ का उसमें जिक्र है। मतलब नगर पालिका में चेयरमैन वो प्रतिनिधि रहे हैं और उनकी कम चलकर उनके पास जितने लोग रह रहे थे उनकी ज्यादा चल रही थी। जो बातें लोग चेयरमैन साहब तक लेके जाना चाहते थे वो बातें चेयरमैन साहब तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। तो इस बार जो इससे पहले चेयरमैन रह चुके हैं हमारे यहाँ इशरत जमाल जी, उनको हम लोग फिर से मौका देंगे और भारी से भारी मतों से उनको विजय बनाएंगे। चूना पानी सलाम, ये जावेद हसन का नारा था। मतलब उनसे जुड़े हुए कोई भी काम रहता था, कभी किसी को उनके दरवाजे से वो नाराज होकर नहीं आया। लेकिन हमारे मौजूदा सभासद चेयरमैन जी जो हैं निवर्तमान, उनके दरवाजे पे जाने पे हमेशा लोगों को नाखुश ही होना पड़ा है, क्योंकि वो मिलते ही नहीं थे, उनके प्रतिनिधि मिलते थे। एक तो स्वयं वो चेयरमैन प्रतिनिधि, उसके बाद उनके भी कई प्रतिनिधि, तो बातें उन तक पहुंचने ही नहीं पाती थी और रास्ते में रह जाती थी। इस वक्त हम लोग बलरामपुर के गर्ल्स कॉलेज चौराहे पर खड़े हैं और गर्ल्स कॉलेज चौराहा बलरामपुर का काफी संवेदनशील चौराहा भी माना जाता है, क्योंकि एक तरफ दो समुदायों को ये बांटने का चौराहा काम करता है। यही वो ऐतिहासिक चौराहा जहां पर दुर्गा जी की मूर्ति रखने के लिए काफी बड़ा संघर्ष हुआ था, और यही वो चौराहा है जहां से बलरामपुर की राजनीति का फेरबदल भी हो जाता है। तो हम आज उसी चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ की जनता से हम जानते हैं कि इस बार नगर निकाय चुनाव में किसका परचम लहराने वाला है और जनता किसके साथ है, और जनता साथ देगी तो क्या सोच कर देगी, इनका मुद्दा क्या रहेगा कि किस मुद्दे पर किस पार्टी का
जो भी वो मैनिफेस्टो बना है, उनका घोषणा पत्र आया है, उससे ये कितना वाकता रखते हैं और कितना उससे इतर इनकी सोच है। तो हम जानते हैं, हमारे साथ काफी सारी जनता यहाँ मौजूद है, हम इन सबसे जानते हैं एक एक करके। हाँ भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम आपका? राजू मेखलानी, आपका वार्ड कौन सा लगता है? मोहल्ला बलुआ, वार्ड नंबर 23। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके वार्ड में जो निवर्तमान आपके सभासद रहे होंगे, उनके द्वारा काम कराया गया है? कुछ नहीं, बिल्कुल नील। हमारे यहाँ वार्ड में, वार्ड नंबर 23 में एक भी रोड पिछले 5 साल में 17 से 22 के वर्ष में एक भी रोड का एक भी इंटरलॉकिंग आइटम नहीं रखा गया। तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह रही? उन्होंने प्रस्ताव नहीं दिया अध्यक्ष जी प्रतिनिधि को? प्रस्ताव ये तो वार्ड सभासद जाने प्रस्ताव उन्होंने दिया कि नहीं दिया, और माननीय चेयरमैन साहब ने कराया कि नहीं कराया। हम तो बिल्कुल आपको प्रूफ दिखा सकते हैं कि आप चल के पूरे बलुआ के अंदर वार्ड में कर लीजिए। सिर्फ हाँ, एक पाइपलाइन को बिछाया गया है, जिसको पाइपलाइन बिछाने के बाद में उसका भी इतना था कि उसके ऊपर इंटरलॉकिंग जैसा रोड तोड़ के पाइप डाला जाए, वो था उसका बजट। उसके बाद में भी आज भी देख लीजिए, पाइप डालने के बाद में आज भी वो ऐसे ही गड्ढे हो गए हैं। फिर तो आपके लिए आपके वार्ड का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसपे आप इस बार अपना मत देंगे, तो आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा है? अब हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ सारी रोडें खराब हैं, उसके बाद में हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं ठीक है, नाली है बिल्कुल ओवरफ्लो रहती है, सफाई की व्यवस्था नहीं ठीक है। नगर पालिका के तहत क्या है, रोड चाहिए, वो वार्ड के अंदर जो रोड हो, इंटरलॉकिंग का रोड हो या सीसी का रोड हो या नाली सफाई का हो, यही चाहिए। जनमानस की सुविधा है, जो जनता की तो निवर्तमान अध्यक्ष जिससे आप खुश नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कतई नहीं। हमारे वार्ड में जब काम ही नहीं होता, हम कैसे खुश हो जाए? तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि किसकी लहर है, आप किसको अपना समर्थन दे रहे हैं? अध्यक्ष हम तो पूर्व सभासद वार्ड नंबर 23 के भी हैं प्रतिनिधि, और फिलहाल भी हम सभासद के प्रत्याशी हैं। अब भी मतलब जैसे सर्वे कर सकते हैं बलुआ से, हम सब 12 से 17 में हम सभासद भी थे वहाँ के, और 17 से 22 में चुनाव हारे थे, और फिर 22 से 27 वाले में चुनाव के लिए प्रयास में। तो अध्यक्ष पद के लिए आपको क्या लगता है कि सबसे काबिल जो प्रत्याशी आपके नजर में कौन है? अब अध्यक्ष पद के काबिल प्रत्याशी, अब जैसे हमारे इस समय मौजूदा कंडीशन पर, जैसे बीजेपी से हमारे धीरेन्द्र प्रताप धीरू सिंह लड़ रहे हैं, बसपा से वही सामान भाई लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी से इसरा जमाल जी लड़ रही हैं। जिसमें इन दोनों लोग का कार्यकाल देखा जा चुका है भाई, लोगों ने देखा, जनता ने देखा है। और बीजेपी से धीरेन्द्र प्रताप धीरू सिंह जो लड़ रहे हैं चुनाव, उनका कार्यकाल किसी में नहीं देखा, लेकिन हाँ, उनका जनसेवा लोगों ने देखा है। चाहे वो बाढ़ग्रस्त का रहा हो, चाहे वो लॉकडाउन का रहा हो, जो भी उनसे हो सका उन्होंने अपने प्रयास से किया, और जो भी इन लोग से भी हो सका इन लोग ने भी अपने प्रयास से किया। जैसे निवर्तमान चेयरमैन साहब, उन्होंने भी अपने स्तर से जो भी उनका हुआ उन्होंने भी किया, और लॉकडाउन में और इसरा जमाल से भी जो हो सका उन्होंने भी किया। हमारे जनता का रुख है, अब जनता जिसको मतलब मोटिवेट करके जिसको भी ठीक समझेगी उसको अपना चयन करेगी। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि बहुत बहुत स्वागत है सद्भावना आवाज में आपका। और आपको क्या लगता है, कुसुम चौहान जी के बाद भाजपा का इस बार परचम लहराएगा? जरूर लहराएगा, और क्यों नहीं लहराएगा। डबल इंजन हाई है, ट्रिपल इंजन हो जाएगी। तो ट्रिपल इंजन का आप मुद्दा बता रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनवाएंगे इस बार फिर से बलरामपुर नगर निकाय में, लेकिन एक प्रश्न है कि विकास का मुद्दा और आपके जन जन का मुद्दा, ये ज्यादा मायने रखता है कि डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार ज्यादा मायने रखता है? आप ये एक चीज ये बताइए, सेंट्रल से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक यहाँ पे पहले की जो भी नगर निकाय के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं, या 2017 के बाद से सरकार बनने के बाद से जो नगर निकाय के अध्यक्ष रहे हैं, बजट और जितना भी सब आता था वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो देती थी, और बिना स्टेट गवर्नमेंट के दिए तो यहाँ पे कुछ काम हो नहीं सकता था, और उसका कितना काम हो जनता ने देखा है। ठीक है, और जहां तक इनकम की बात आती है किसी नगर निकाय और नगर निगम से, तो उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट आई है कि कितने नगर निगम और कितने निकाय पिछड़े पड़े हुए हैं, कि यहाँ के इनको टैक्सेस से अगर आप चाहें कि यार नगर पालिका चला ले तो वो तो चलती नहीं है। डिपेंड करता है हमेशा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना वो विकास निधि देती है, और उसी से सारा विकास होता है। तो देती तो हाई हो, चाहे वो नगर निकाय का अध्यक्ष किसी भी पार्टी को क्यों ना हो। निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि उन्होंने बलरामपुर का नक्शा बदल दिया, सारी रोडों को उन्होंने अच्छा सुंदरीकरण करवाया, उसको रोडों को फिर से बनवाया, लेकिन वही जनता ये भी और आम पब्लिक पोर्टल में भी है
कि भाजपा ने भी रोड बनवाने में कोई भी अपनी जितने भी उनको उनके तरफ से हो सका उन्होंने पूरा समर्थन दिया। तो क्या लगता है ये दोहरी राजनीति है कि जो रोड बना है वो तो पहले ही कह दिया कि भाई साहब जब विकास निधि आएगी उसी विकास निधि तो विकास कार्य होंगे, और यहाँ के टैक्सेस वसूल के आप कितना विकास कार्य करवा सकते हैं मुझे आप ये बता दीजिए। और जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी भी रहेगी, किसी भी सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, जब देगी निकाय, नगर निकाय को, नगर पंचायत को, नगर निगम को, तो देगी जब विकास निधि तभी तो होगा, अगर देती है तभी होता है। तो कहने का मतलब है आप किसको कितना एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी निधि आती है कितना आप लगाते हैं कितना नहीं लगाते हैं वो तो जनता देखती है ना। तो उस हिसाब से जनता तय करेगी कि हाँ कैसे आगे क्या करना है। तो एक आम वोटर के नाते आपको क्या लगता है कि जो पिछला कार्यकाल रहा अध्यक्ष प्रतिनिधि जी का, अध्यक्ष जी का, वो कैसा रहा, उसका आकलन आप कैसे करते हैं? देखिए उसका आकलन हम व्यक्तिगत तौर पर देखें तो मैं हूँ पार्टी पर्सन, सीधी सी बात बता दूं, तो पार्टी पर्सन होने के नाते मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूंगा कि नहीं अच्छा रहा, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। और आने वाले भविष्य में, आने वाले चुनाव में मैं धीरेन्द्र प्रताप जी का पूरा समर्थन करता हूँ, अपनी पार्टी का पूरा समर्थन करता हूँ, और जब उनके अगर वो जीतते हैं तो कहीं और ज्यादा विकास होगा जितना कि पिछला विकास हुआ था। तो आपने देखा कि ये बता रहे थे कि ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह, धीरू सिंह जी का समर्थन करेंगे। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि भैया क्या लगता है आपको कि जो फिजा चली इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार की बात आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें विकास का मुद्दा, क्योंकि सारा इलेक्शन अभी तक जो भी चुनाव लड़ा गया है वो मोदी जी और योगी जी के नाम पे लड़ा गया, उनके विकास के दृष्टिगत उसको रखते हुए लड़ा गया है। तो आपको क्या लगता है बलरामपुर नगर पालिका परिषद आदर्श नगर पालिका परिषद हो चुका है, लेकिन आपको बलरामपुर की स्थिति देख के लगता है कि ना आदर्श नगर पालिका परिषद हुआ है ये सच में? नहीं हो पाया है, बिल्कुल नहीं हो पाया है। इससे बेहतर काम हो सकता था। हालांकि पिछले बार शाबान भाई ने अच्छा काम करने की कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन काम इससे बेहतर हो सकता था जो नहीं हो पाया। किन कारणों से नहीं हो पाया तो वो जाने, कितना पैसा आया या नहीं आया ये भी वही जाने, और इससे बेहतर काम की उम्मीद की जा सकती थी जो नहीं हो पाई है। आप किस वार्ड के वासी हैं? इसी वार्ड के, वार्ड नंबर 25 के। तो आप अपने वार्ड में किसका समर्थन कर रहे हैं? वार्ड में देखिए नाम तो किसी का नहीं लूंगा मैं जी। लेकिन निश्चित रूप से अध्यक्ष पद में धीरेन्द्र एक अच्छे प्रत्याशी हैं, शाबान भाई भी अच्छे प्रत्याशी हैं, इशरत जमाल जी का भी अच्छा ये है कि गंगा जमुनी तहजीब को उन्होंने बढ़ावा दिया है। इसके अलावा 2-3 नए प्रत्याशी भी आए हैं, आम आदमी पार्टी से अरशद ही हैं, वो बहुत भला इंसान है, कांग्रेस से राशिद अजीज रानू हैं, उनसे भी बता है। और ये चौराहा हमने पहले इसका इंट्रो भी बताया कि ये उस सौहार्द को बढ़ाने में काफी हद तक काम आता है। तो आप यही सी वार्ड के नागरिक हैं, तो आपको क्या लगता है इस चौराहे का, क्योंकि जो सौंदर्यीकरण की बात आ जाती है चौराहों का, नगर पालिका ये कहा जाता है कि एक कस्बे के तौर पर लगता है, बलरामपुर आदर्श नगर पालिका तौर पर नहीं लगता। तो जितने भी काम हुए हैं, तो आपको लगता है कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा अध्यक्ष, सड़कों के मामले में कुछ हद तक तो संतुष्ट कहा जा सकता है। सफाई के मामले में तो जो अभियान छेड़ा गया था वो नगर निकाय बलरामपुर का अभियान नहीं था, ये तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किया गया था, जिसको भारत में सभी प्रदेशों ने, सभी जिलों ने अडॉप्ट किया। तो उसके अंतर्गत हमारे बलरामपुर में भी काफी चीजें बदली, अच्छा कार्य हुआ। लेकिन आखिरी मैंने देखा कि पिछले 1.5 सालों में कुछ काम अच्छे नहीं हुए हैं, जैसे सफाई से संबंधित चीजें प्रभावित हुई, या जो अभी सीवर से संबंधित कार्य था वो पेंडिंग हो गया। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट था सीवर का। हाँ मालूम है। तो हमने निवर्तमान अध्यक्ष से, प्रतिनिधि से पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले फेज का पैसा आया, दूसरे फेज का पैसा अभी नहीं आया, इसलिए काम रुक गया है। अब ये चीजें देखिए, जो चीजें रिकॉर्ड बेस्ड है उस पर चूंकि मैंने रिकॉर्ड का अध्ययन नहीं किया, मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो काम नहीं हुआ, जो चीजें दिख रही है, फिजिकली दिख रही है, गड्ढे खुदे हैं, रोड खुद चुकी है, उस पे तो काम नहीं हो पाया, बहुत सारा काम नहीं हो पाया है। किन कारणों से काम नहीं हुआ है ये तो डिपेंड करता है कितना पैसा आया, कितने का इस्तेमाल हुआ, कितना पैसा वापस लौट गया, इस पे निर्भर करता है कि क्यों काम नहीं हो पाया, क्या क्या अड़चने थी। तो ये पत्रकार ज्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि उनकी नजर हर तरफ रहती है। आपका पेशा क्या है? मैं अधिवक्ता हूँ। तो आप अधिवक्ता हैं, तो आपके समक्ष मैं एक प्रश्न भी पूछना चाहूंगा, आम बलरामपुर की जनता के लिए भी, जो यहाँ अतिक्रमण है गलियों का, नालियों का, जो लोग खुद दुकान भी लगा रहे हैं, रोडों को भी कवर कर लिए हैं, और छज्जे के थ्रू जो गली का निकासी है उस पर भी अतिक्रमण हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है बलरामपुर के लिए, इस पर आपका क्या पक्ष? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने उठाया। मेरी नजर में जो बलरामपुर में सबसे बड़ा मुद्दा है
वो विकास के क्रम में सबसे पहला जो मुद्दा आता है वो अतिक्रमण मुक्त सड़कें, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हर व्यक्ति सुविधा भोगी होता जा रहा है और सुविधा भोगी व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल है, कार, अन्य भी बड़ी गाड़ियां हैं, तो चलेंगे कैसे? तो इसके लिए अतिक्रमण मुक्त सड़क होनी चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए और वो सब पर लागू हो। किसी भी जाति धर्म का मामला नहीं है ये मामला आम आदमी का मामला है, आम आदमी का मुद्दा है। अतिक्रमण मुक्त सड़क होनी चाहिए और सबसे बड़ा मुद्दा यही है, अगर अतिक्रमण मुक्त सड़क होगी तो अपने आप तमाम अपॉर्चुनिटीज पैदा हो जाएंगी तो वहाँ पर लोग बड़ी गाड़ियाँ लेकर चल सकते हैं। इसके लिए हमें पार्किंग स्पेस की भी बहुत जरूरत है। बलरामपुर में पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी, बिल्कुल विकराल मुंह खड़ी है। अभी इसी चौराहे देख लीजिए कि कितनी अतिक्रमण, कितनी ढाबलियां, कितनी सारी चीजें, चाट के ठेले इस तरह ऐसे लगा दिए गए हैं। बात अभी कोई विरोध करता है तो ये हो जाता है कि किसी बेरोजगार के पेट पर लात मारी जा रही है। लेकिन ये भी तो सरकार का नहीं बन पाई है। जैसे होना क्या चाहिए, नगर निकाय के अंतर्गत एक समुचित और समग्र विकास की बात होती है, जिसमें अतिक्रमण मुक्त सड़कें होनी चाहिए, जिसमें नाली का अच्छा निकास होना चाहिए, चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, बिजली की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जो आवारा कुत्ते गलियों में घूम रहे हैं, सबको आजकल काट रहे हैं, अक्सर हम लोग आजकल वीडियोस में देख रहे हैं कि आवारा कुत्ते झपट पड़े, बच्चे को मार दिया उन्होंने। इन मुद्दों पे कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। हम तो फौरन धार्मिक हो जाते हैं, फौरन हम कम्युनल हो जाएंगे, या तथाकथित जिसको सेकुलर कहते हैं आजकल पत्रकारों की भाषा में, वो हो जाते हैं। लेकिन जो आवारा कुत्ते हैं, सांड हैं, इन पर नियंत्रण अभी नहीं हो पाया है। हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे गायों को रखने की व्यवस्था बना दी गई, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में कुछ भी नहीं हो पाया है। और जबकि नगर पालिका अधिनियम में साफ साफ मेंशन है कि अगर कोई एक रिक्शा चालक भी अगर चला रहा है तो रिक्शा चालक के पीछे एक टोकन लगा होना चाहिए, जिसमें नगर पालिका का टोकन नंबर होना चाहिए, कि उसको मालूम होना चाहिए कि कितने ई रिक्शा चल रहे हो। नगर पालिका को खुद ही नहीं मालूम कि उसके सीमा क्षेत्र में कितने जो है ई रिक्शा चल रहे हैं, कितने ठेले वाले हैं, कितनी जो है गाड़ियां, उनको खुद ही नहीं मालूम है। इसकी कोई रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड नहीं है। नगर पालिका के पास तो ये भी आज तक रिकॉर्ड ही नहीं बन पाया है कि उनके पास कितनी चौड़ी सड़कें और कितनी चौड़ी गलियां कहाँ पर हैं। तो चाहे जो जहां कब्जा कर ले वो उसका हो गया, क्योंकि आबादी की जगह पर जिसने कब्जा कर लिया, और कब्जा ही जो प्रथम दृष्टया स्वामित्व का प्रमाण है। तो आपने देखा कि इन्होंने, ये खुद अधिवक्ता थे और इन्होंने लीगल टर्म में हमको समझाया कि बलरामपुर नगर पालिका की समस्याएं क्या हैं। बहुत बेसिक और बहुत मूलभूत समस्याओं के उन्होंने अंकित किया, उस पर प्रकाश डाला इन्होंने। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कौन मोहल्ला आपके लागत है? भैया ये बलरामपुर रहित है और पुरैनिया तालाब पर रहित है। अच्छा। और एक बाजी सभासद भी रह चुके हैं, निर्दलीय। तो आपका क्या लागत है कि पुरैनिया में आपसे क्या लहर चलते है? भैया पुरैनिया हो, चाहे बलुआ हो, चाहे हमारी सेकवा परमेश्वरी हो, चाहे पूरा टोला हो, भैया अब भाई जो ने वकील साहब कहत रहे कि आम आदमी के कुछ जुगाड़ हो चाहिए। अब कौनो मेर आम आदमी के भला हो चाहिए, तो एमा तो खाली एक ही पार्टी हमें देखा थी, आम आदमी पार्टी। आपने कहा कि मैं पूर्व सभासद भी रहा, आप जनप्रतिनिधि का आपको पता है काम की जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इस बार अभी आपने आम आदमी की बात की, पहली बात तो ये बहुत चौंकानी वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में आम आदमी के समर्थक एक हैं। तो पहली बात लग रहा है कि दिल्ली का सरकार और पंजाब की सरकार का रोल मॉडल बलरामपुर में भी चलने लगा है। आपने आम आदमी का नाम लिया, तो आम आदमी का नाम आपने क्यों लिया? जनाब देखिए, आम आदमी का पहले तो मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि मैं यहीं इसी महाविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हूं और आपके आशीर्वाद से यहीं पे कला संकाय अध्यक्ष भी रह चुका हूं। कहने का मकसद ये है कि आम आदमी को अगर नहीं देखेगी जनता, नहीं देखेगा नेता, तो आम आदमी की समस्याओं से, जो कि मूलभूत समस्याएं हैं, मौलिक अधिकार है, उन चीजों से वाबस्ता होना पड़ेगा यहाँ के नेताओं को भी, और जागरूक होना पड़ेगा यहाँ की जनता को भी। और मूलभूत सुविधाएं और मौलिक अधिकार यदि हमको प्राप्त हो जाते हैं, जो कि संविधान में निहित है, तो इससे भला और इससे बढ़िया काम कोई नहीं होता। संविधान ने जो भी अधिकार दिए हैं, जो भी सुविधाएं दी हैं संवैधानिक, वो सारी चीजें नगर पालिका द्वारा सभी को मिल जानी चाहिए, जो कि मेरे समझ से अभी तक नहीं मिल पाई है। अगर हमको पानी की तरफ देखिए आप, तो अभी हमारा एक त्योहार गुजरा है, ईद, जो कि हम लोगों का बहुत सबसे बड़ा ईद त्योहार होता है, भारतवर्ष का, पूरे दुनिया का बहुत प्यारा त्योहार होता है। हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब लोग मिल करके मनाते हैं। हम लोग तो उस परंपरा के वो हैं कि हम लोग होली में अपने सीपी भैया के यहाँ जाते थे
और सीपी भैया ईद में हमारे यहाँ आते थे, ये प्रतोष सिन्हा जो थे एडवोकेट, ये भी मेरे छोटे भाई की तरह है, पंकज भी खड़े थे अभी। कहने का मकसद ये है कि गंगा जमनी तहजीब खाली जबान से कह देने से ठीक नहीं होता, इसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे गंगा जमनी तहजीब जिंदा रह जाए। और ये तभी जिंदा रह जाएगी जब यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जिन्होंने भी नगर पालिका में अपना एक वोट दिया है, उनको उनकी सुविधाएं उनको प्राप्त हो जाए, उनकी जीवन शैली के हिसाब से। ठीक है, आपने कहा कि जितने भी जाति, धर्म, वर्ग से हटके हमको सोचना चाहिए, आपका कहने का अर्थ यही निकल के आ रहा है। तो इसी से बलरामपुर की धरती से ही पद्मश्री बेकल उत्साही जी हैं, उनका एक दो लाइन में आपको बोलना चाहूंगा, उसके द्वारा मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा कि जब उत्तर प्रदेश में राजनीति की बात आती है तो यहाँ जातिगत राजनीति की बात अपने आप आ ही जाती है। और पद्मश्री बेकल उत्साही ने बोला था कि स्टेशनों पे पानी भरते तो हैं अछूत, हाँ पनघटों पे थोड़ा भेदभाव तो है। तो बड़े मेट्रो शहर में आप जाके एक छत पे एक जगह आप रहते हैं, वहाँ भेदभाव नहीं होता है, लेकिन छोटी जगह बलरामपुर को मैं अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ये किसी भी तरीके से कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे या बड़े मैप पे ये नहीं गया है, तो मैं इसको छोटा ही मानूंगा आज भी। आपको क्या लगता है कि पद्मश्री बेकल उत्साही जैसा महान शख्सियत, जो साहित्यकार इतने बड़े हुए हैं, उन्होंने ये लाइन कह दिया, तो बलरामपुर में भी जातिगत राजनीति चरम पे है? देखिए, आपने बहुत बड़ी शख्सियत का नाम ले लिया, मरहूम चचा का। बेकल उत्साही साहब जो है पद्मश्री जो थे, हमारे चचा थे, हम लोगों के शहर के पूरे बहुत ही आदरणीय थे। मैं इसी क्रम में, आपने चूंकि शायरी की बात कही है तो आपको याद दिला दूं, एक रफीक चचा हुआ करते थे, रफीक शादानी। तो उन्होंने, हाँ, तो उन्हीं की जबान में एक शायरी, चूंकि शायरी आपने बताई, दो पंक्तियां बताई, तो मुझे भी दो पंक्तियां उनकी याद आ गई। तब नेताजी कहिन नहा, तब नेताजी कहिन नहा, तुम हमका खून देव, हम तुमका आजादी देव। तब के नेताजी कहिन नहा कि तुम हमका खून देव, हम तुमका आजादी देव। और आज के नेता कहत हैं तुम ओटिया हमें दे दो, खुनवा हम खुद ही ले ले। तो ये जनाब, मैं सिर्फ ये बात नहीं, तो इसका इशारा क्या था? इशारा ये है जनाब कि हमारी भोली भाली जनता, जो पूरी बलरामपुर की जनता है, इसको धर्म, मजहब, इन सारी चीजों से ऊपर उठना होगा। और जो कि आज भारतवर्ष में, मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो नेता है माननीय केजरीवाल जी, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि बजट भी फायदे में रहेगा और सुविधाएं भी सब ले लीजिए, वाटर टैक्स माफ कर देंगे, हाउस टैक्स हाफ कर देंगे, बिजली फ्री कर, मतलब कहने का मकसद ये है कि वो सब कुछ सुविधाएं देंगे। आप कह रहे हैं कि हाउस टैक्स हाफ कर देंगे, वाटर टैक्स माफ कर देंगे। हाँ, तो इसके पीछे की रणनीति क्या है? इसके पीछे रणनीति देखिए, कुल मिलाकर के कुछ रणनीतियां ऐसी होती है कि किसी नेता से कभी किसी ने पूछा था कि आप कन्या विद्या धन दोगे, कहाँ से लाओगे, तो उन्होंने एक बहुत स्पष्ट सा जवाब दिया था, बड़ा अच्छा जवाब मुझे लगा था कि हमें बैठा लिए तो सही, फिर हम कहाँ से क्या करेंगे। हम ये आपसे नहीं कह रहे मैं मंदिर बनवा दूंगा, मैं मस्जिद बनवा दूंगा, मैं खानकाहों में बनवा दूंगा, मैं कब्रिस्तान का जो है विकास कर दूंगा, मैं शमशान घाट चमका दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं मैं हाउस टैक्स हाफ कर दूंगा और वाटर टैक्स माफ कर दूंगा, और ये मेरे पार्टी के मैनिफेस्टो में। और ये कहां से होगा, ये सारी प्लानिंग है। हम यहां तक के एक चीज और आपको बता दें, आपके चैनल के माध्यम से अपनी बोली वाली जनता को, बड़ी जागरूक जनता है बलरामपुर की, मैं बता दूं कि हम तो इस क्रम में भी कार्य करेंगे। किस क्रम में? कि हम आरओ का पानी जो आज लोग अपने घरों में 20-20 रुपए गैलन लेकर के बेचारे चलाते हैं, जिन आज चूंकि जल स्तर का स्थिति, आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं, साइंटिफिक रीजन में ये यहाँ का जल स्तर बहुत ही खराब चल रहा है, तराई क्षेत्र माना। जी हाँ। तो कुल मिलाकर के जब पानी ही खराब है भैया, तब कहा मकसद ये है कि अगर आरओ वाला एक तो टोटी घर में लग जाए तो का बुरा है, दोनों बुराई ना। तो हर पंप में भी पहिया एक ऐसा कुछ करा जाये जो दिमाग में है। अब मैं आपके चैनल से बोल दी तो विरोधी नकल कैले कि हमहू कैले, तो विरोधी तो नकल कैले हैं। हाँ। लेकिन हो सकता है जो ना आप बोलो जनता का नीक लाग जाए, आपका वोट दे। तो जनता को मैं सादर निवेदन के साथ ये प्रेषित करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप मेरा मैनिफेस्टो देख लें। आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उस
मैनिफेस्टो में लगभग 20 कॉलम है। 21वां मैंने बोल दिया है कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। आरओ की भी बात की है। आरओ का उसमें जिक्र है, उस मैनिफेस्टो में जिक्र है आरओ का। आप एक एक मैनिफेस्टो का मेरी पूरी जनता, बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला जो भी है, हमारा अध्यक्ष अगर आपने बना दिया तो आप आकर एक एक उस पे हमसे क्रॉस क्वेश्चन करके, और 5 साल के लिए जिता रहे हो भाई। 5 साल में आपको कहा गया था 15 लाख आ जाएंगे, 15,000 आ जाएंगे खाते में, आए? चलिए वो अभी यहाँ का हम जनता वाली बात करें। यहाँ का अभी ये मुद्दा नहीं है कि 15 लाख और वो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अभी हम तो लोग नहीं, जैसे जमीनी आपने- स्तर की बात कर रहे हैं। तो मैं नगर पालिका की बात की, आपने बहुत अच्छी बात की कि हाउस टैक्स जो है हाफ करेंगे, जी हाँ, बिल्कुल। वाटर टैक्स माफ करेंगे, आरओ की बात की जी हाँ। आपने। तो इनके कहने के मुताबिक ये लग रहा है कि जो दिल्ली और पंजाब की नीतियां थी, जैसे इस शिक्षा का या फ्री का जो वादा था, बलरामपुर की जनता को रिझाने का भी अगर आप कहे तो एक बार कहें कि हो सकता है रिझाया भी जाए, लेकिन अब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी बात से आप कितना, इनकी बात को आप समझते हैं और इनका आप वो देते हैं। जी मैं आपसे बीच में फिर रोक रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुल मिलाकर के जितना भी कार्य मैं बोला हूँ या लिखा है, वो सारे कार्य हो सकते हैं। किसी दिन आप अपने स्टूडियो में टाइम दें या कभी दें, मैं उसको विस्तार पूर्वक आपको समझा सकता हूँ। नगर पालिका में तमाम ऐसी चीजें मौजूदा या भूतकाल में हो रही हैं, परंपराएं बन गई हैं साहब, जिससे जनता का कोई भला नहीं है। उन्हीं परंपराओं को रोक देंगे और ये सारे कार्य कर देंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने ये भी बताया कि जो भी बात ये बोल रहे हैं, या कोई वहाँ गड़बड़ ना है बोलते हैं, जो बोली सब कही के दिखाई है, वो आपके हाथ में कि इनके कितना साथ देते हो आप। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे भी हम लोग जानते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं कि उनका इस नगर निकाय चुनाव में क्या सोचना है और किस क्या मुद्दा है उनका है कि जो। हाँ भैया, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप अपना नाम बताओ। सर, मेरा नाम विकास मिश्रा है जी, तो आपका क्या लागत है कि अब से क्या निकरी निकाय, हमारे इस प्रोग्राम का जो नाम है वो है निकरी निकाय, अवधि में हमने किया है, तो आपका क्या लागत है क्या निकरी निकाय? इस बार चुनाव जनता ने सावन लीजू को देखा, लेकिन हमारे नगर की जनता उनसे बहुत ही असंतुष्ट है। जी, कुछ चीजें ऐसी उन्होंने की जो कि मतलब नगर पालिका में चेयरमैन वो प्रतिनिधि रहे हैं और उनकी कम चलकर उनके पास जितने लोग रह रहे थे उनकी ज्यादा चल रही थी। जो बातें लोग चेयरमैन साहब तक लेके जाना चाहते थे, वो बातें चेयरमैन साहब तक पहुंची ही नहीं पा रही थी। तो इस बार जो इससे पहले चेयरमैन रह चुके हैं हमारे यहाँ इशरत जमाल जी, उनको हम लोग फिर से मौका देंगे और भारी से भारी मतों से उनको विजय बनाएंगे। तो आपको लग रहा है कि इस समय जो है लहर किसकी चल रही है? लहर इशरत जमाल की है, लड़ाई भाजपा और सपा के बीच में है। मुद्दा क्या रहेगा उनका? उनका मुद्दा नगर में साफ सफाई और नगर के लोगों का जो भी समस्याएं हैं वो उनके घर पे परमानेंट लोग मिलते हैं, और खासकर आपको चेयरमैन साहब मिलेंगे। जो मौजूदा चेयरमैन होगा आपसे वो मिलेगा, ना कि उसका कोई प्रतिनिधि मिलेगा, ना कि जो चेयरमैन खुद को समझते हैं वो मिलेंगे। तो जब मौके पर आप पहुंचेंगे तो आपकी समस्या नगर का चेयरमैन सुनेगा, ना कि चेयरमैन के प्रतिनिधि। और प्रतिनिधि भी सुने, काम हो तो अच्छा लगता है, प्रतिनिधि सुन के कोई बात होती ही नहीं। हमारे यहाँ जो आपका मेन प्रमुख रोड है कीड़ी बाजार से बड़े पुल की, आपका वार्ड कौन सा लगता हमारा वार्ड नंबर 10 है। है? टेढ़ी बाजार। जी जी जी। तो टेढ़ी बाजार में तो इस बार बहुत हेर फेर हुआ। हाँ बताइए। जैसे आपके निवर्तमान सभासद जी रवि मिश्रा जी थे, और ये इनका जो वोट परसेंटेज मार्जिन था जीतने का काफी अच्छा था, लेकिन फिर भी इनको टिकट नहीं मिला। हमारे सभासद माननीय रवि मिश्रा जी थे, वो काफी कुशल और अच्छे सभासद थे, जिन्होंने लगभग पिछले चुनाव में 411 वोटों से विजय प्राप्त की थी और विपक्षी को 411 वोटों से हराया था। लेकिन इस बार जो भाजपा की नीतियां रही हैं, जिन्होंने अच्छे अंतराल से विजय प्राप्त की, उनको छोड़कर नए प्रत्याशी को नए आदमी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कंपेरिजन किया जाए रवि मिश्रा जी से तो काफी हल्के हैं। लेकिन फिर भी भाजपा की क्या रणनीति है, कैसे उन्होंने बनाया, ये समझ से परे है। तो और निश्चित रूप से आप उस वार्ड के निवासी हैं, आप बता रहे हैं कि उन्होंने काम जो किया है, जी। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि उन्होंने ये काम कर दिया था हमारे वार्ड के लिए जो अभी तक हुआ ही नहीं था? रवि भैया ने काफी काम किया। हमारे यहाँ जो कूड़ा डंपिंग की व्यवस्था थी तालाब पे, वहाँ पे कूड़ा डंपिंग की व्यवस्था उन्होंने कराई। पहले कूड़ा वैसे डंप रहता था, लोग आते जाते थे, गंदगियां रहती थी, नाली पे ढक्कन नहीं रहता था। रवि भैया ने काफी काम कराया। रवि भैया ने स्ट्रीट लाइट की व्यवस्थाएं कराई हर पुलों पे, लेकिन उसके बाद भी शायद विधाता को नहीं मंजूर था, या भाजपा में कुछ आंतरिक ऐसी रही होगी जो उनका टिकट कटा।
चलिए, आप भाजपा का पैसा बात बता रहे हैं, आप सपा का समर्थन भी कर रहे हैं, तो आपसे मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा कि बलरामपुर के जन जन में चुनाव से पहले एक सुगबुगाहट थी कि यहाँ से अगर भाजपा ने किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय को टिकट दिया तो सीट निकलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी आपके सामने परिणाम है, प्रत्याशी भी हैं, सारे प्रत्याशी आपके सामने हैं। तो आपको क्या लगता है ये मात्र एक अफवाह फैलाई जा रही थी विपक्ष के द्वारा, इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, ये एक अफवाह थी, सच्चाई ऐसा कुछ नहीं है। बलरामपुर की जनता है, ये किसी भी जाति नहीं, ये केवल बलरामपुर की जब बात आती है, मैंने उनसे भी पूछा कि जातिगत नहीं करना चाहिए, राजनीति बहुत गंदी होती है, लेकिन जब बलरामपुर की बात आती है तो यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, आप और भी अन्य जातियों को फिर क्यों भूल जाते हैं? अगर आप जाति की बात कर रहे हैं तो आपको सब जातियों को देख के जाना पड़ेगा। इसमें आप वैश्य भी, इसमें कायस्थ भी, अच्छे खासे वोटर हैं आपके पास, अन्य पिछड़ा वर्ग है, फिर अनुसूचित जनजाति है, जाति की भी यहाँ है, क्योंकि बलरामपुर जिला माना जाता है कि बहुत मिक्स जिला है। तो यहाँ उन सब की भी बात होनी चाहिए ना। आप आम जनता है, मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आप जातीय राजनीति की बात करें, या कोई भी पूरे हिंदुस्तान में किसी को जातीय राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान एक है, अखंड भारत है, अखंडता की बात करना चाहिए, ना कि खंडित होने की बात करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है बलरामपुर में जातिगत राजनीति चलती है? बलरामपुर में जातिगत राजनीति नहीं चलती। यहाँ वोटिंगों का ध्रुवीकरण किया जाता है, लोगों को भ्रमित किया जाता है, क्योंकि यहाँ की जनता काफी सीधी और सरल है, और सरल लोगों को बहकाना काफी आसान होता है। लोग जातियों में बांटकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, लेकिन इस बार बलरामपुर की जनता ने यह ठाना है कि जाति में हमको नहीं बढ़ना है। जिसने विकास किया था, इसमें जमाल जी इससे पहले चेयरमैन थी, उससे पहले उनके हस्बैंड जावेद हसन जी चेयरमैन थे, उन्होंने काफी काम किया था बलरामपुर। क्या काम किया था उन्होंने? अब उनके घर पे कोई भी जाता था, उनसे मुलाकात होती थी, और चूना पानी सलाम ये जावेद हसन का नारा था। मतलब उनसे जुड़े हुए कोई भी काम रहता था, कभी किसी को उनके दरवाजे से वो नाराज होकर नहीं आया। लेकिन हमारे मौजूदा सभासद चेयरमैन जी जो हैं निवर्तमान, उनके दरवाजे पे जाने पे हमेशा लोगों को नाखुश ही होना पड़ा है, क्योंकि वो मिलते ही नहीं थे, उनके प्रतिनिधि मिलते थे। एक तो स्वयं वो चेयरमैन प्रतिनिधि, उसके बाद उनके भी कई प्रतिनिधि, तो बातें उन तक पहुंचने ही नहीं पाती थी और रास्ते में रह जाती थी। एक मैं आपको घटना बता रहा हूँ, हमारे टेढ़ी बाजार से बड़ेपुर को जो रोड जाती है, उस पे एक बच्चा चोटिल हो गया हाई स्पीड की वजह से। मतलब गाड़ियां काफी तेजी से उधर से निकलती हैं। मैंने व्यक्तिगत चेयरमैन साहब से कई बार कहा उस रोड पे स्पीड ब्रेकर के लिए, न चेयरमैन साहब ने वो काम करवाया, ना उस पे कोई गौर फरमाया, और फिर से जो बच्चा चोटिल हुआ उसको भी किसी प्रकार से कोई मदद उनके माध्यम से नहीं मिली। और ये सूचना मैंने कई बार उन तक पहुंचाया, लेकिन कोई लाभ नहीं। लड़का के गोड़ टूट गया? हाँ, चाचो को दावत है? ये वहीं के हैं। अच्छा, आप वही को जो भैया जो बता रहे हैं वही को? जी बाबू जी। कहाँ बारह लड़का? कोई भी गरीब बच्चे का होली का त्योहार था दिवाली का, तो गोड़ टूट गया और कोई समझ में नहीं आया है। इसलिए सबसे बढ़िया नेता और भाजपा सरकार का हम ना हो, कोई चेयरमैन सबसे बेहतरीन आदमी है जावेद। तो इसरा जमाल के आप समर्थन करते? जी बाबू। साइकिल का? जी। अच्छा, तो जो जिक्र भैया कर रहे थे उसी पे इन्होंने बताया कि क्या समस्या आन पड़ी। अंधेरे नगरी में यहाँ चाहे लहात हो चाहे कुछ भी हो, जब तक जिंदा रहे तब तक अंधेरे नगरी में चलावत रहे। हर मदद करे वाले खाली एक आदमी रहे, चाहे अंधेरे नगरी हो चाहे जोन हो, वो अंधेरे नगरी चलावत है। इसलिए साइकिल को जितना बहुत जरूरी है। तो यहाँ साइकिल के भी समर्थक काफी दिख रहे हैं, भाजपा के भी समर्थक दिख रहे हैं। आप चौक जाएंगे, आम आदमी पार्टी के भी बहुत समर्थक दिख रहे हैं यहाँ। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि उनका क्या राय है इस नगर निकाय चुनाव में। हाँ भैया, क्या नाम भैया आपका? विमल। कौन से वार्ड के हैं आप? वार्ड नंबर 25 से। 25 से। तो आप किसको जिता रहे हैं इस बार अपने वार्ड? जिता क्या रहे हैं, क्या लग रहा है हवा किस? हवा तो हमको लग रही है कि भैया धीरू भाई की है। अपने वार्ड में आप बताइए। वार्ड में तो हमारे यहाँ अच्छे टुकना है और गुड्डू भाई है। तो आप किसका समर्थन कर रहे हैं? अब समर्थन क्या करना है, जो जिसका भाग है वही निकल जाए। हमारे साथ तो दोनों तरफ का है, हम तो दोनों को देख रहे हैं। तो अध्यक्ष पद महाकाल आ गए थे आपके, क्या झंडा बुलंद? भाजपा है, भाजपा रहेगा, उसको चाहे जो भी हो हटा नहीं पाएगा। चाहे जो भी होगा क्या मतलब? क्योंकि भाजपा सरकार काम कर रही है। क्या काम कर रही है? काम बहुत कर रही है भाजपा सरकार में। लोगों को आवास मिला, हर काम, जैसे हमको छोटी चीजें काम करना है, मुझे FIR करना हो या तत्काल में कोई 100 नंबर यूज करना हो तो तुरंत काम होता है। और
मैं जिसके पास जाता हूँ बस मेरा मतलब ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ की जरूरत है, पुलिस प्रबंधक या किसी चीज़ की जरूरत है, तुरंत काम हो जाता है। पहले सरकार में भी होता था। ऐसी कोई बात नहीं। वो तो अखिलेश की सरकार में भी होता था। वो किसी के सरकार में भी होता था, हर लोग के सरकार में होता था। जब आप चाहेंगे तब पुलिस आती थी, जब अखिलेश की सरकार थी तब 100 नंबर भी था, हर एक चीज था तब। ठीक है, वो बोलिए ना आपका। मेरा नाम इरफान खान है, मैं वार्ड नंबर 20 से हूँ, जहाँ से अंशु मिश्रा सभासद रह चुके हैं। अभी रिंकू भैया खड़ा हुए हैं। तो आप अपने वार्ड में क्या देता हो? मैं तो रिंकू भैया को जिता रहा हूँ। आपने बहुत जबरदस्त जिनको जवाब दिया बीच में आके कि सपा सरकार में भी होता था ऐसा। हाँ, तो मैं बोलूंगा ही ना। वो तो आएगी, समय बताएगा, समय बताएगा। अभी तो हम कुछ नहीं बताएंगे, समय बताएगा। 13 तारीख दूर नहीं है, 13 तारीख यही आएगी। आप भी मिलेंगे, हम भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे भाई साहब। समय नहीं बताएगा, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है। ठीक है, आज का उत्तर प्रदेश में ये हो ये सोच आपका गलत है भाई साहब, ये सोच आपका गलत है। अगर यही अगर हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये आप महाराष्ट्र चले जाइए, बाल ठाकरे को देखिए आप। देखिए हम जहाँ महाराष्ट्र चले जाइए, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। देखिए ये मुद्दा यहाँ ये नहीं है कि बाहर कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। अभी नगर निकाय की बात हो रही है। आपने अखिलेश यादव पे वो भाई साहब बोल रहे थे, आपने बीच में रोका, ठीक है, आपको लगा होगा कि ऐसा रहा होगा, आपने अच्छा किया। स्वतंत्र नागरिक है, सबको बोलने का अधिकार है देश में, किसी का मुंह कोई नहीं रोकवा सकता है। तो आपने बोला, अच्छी बात है। लेकिन दम तक अखिलेश का हूँ, मतलब मरते दम तक अखिलेश का हूँ और रहूंगा भाई। हम तो अखिलेश के रहेंगे। क्या आप पढ़ते हैं? हाँ। पढ़ते हैं? कौन से क्लास में? 9th क्लास में। 9th क्लास में। वोटर लिस्ट में आपका नाम है? हाँ है। नहीं है। कितने साल के हैं आप? नहीं है वोटर लिस्ट। नहीं है ना? नहीं है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप एक बार बालिग हो जाइए, अपने पहले मत का प्रयोग करिए ना, फिर आप राजनीति में घुसिए। क्योंकि अभी आपके लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो आपकी पढ़ाई है। अगर आप पढ़े लिखे शिक्षित होंगे ना, तो आप 4 लोगों को आप जवाब दे पाएंगे। पहली बात सुनिए, पढ़े लिखने वाले हिंदू मुसलमान कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्कूल में ये सब सिखाया नहीं जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ, आप पढ़िए लिखिए। और अभी रहते हैं वो हिंदू मुसलमान करते ही है, और आज भी वो लोग यही कर रहे हैं, तभी जीत रहे हैं। बिल्कुल यही कर रहे हैं, यही जीत रहे हैं। आपका कुछ यही करा दो भाई साहब। अभी देखिए यहाँ थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया, और इस वजह से हो गया गर्म कि एक भाई साहब हमारे थे जो भी क्लास 9th में हैं, खैर रहने दीजिए, वो बात नहीं करते हैं अभी। तो आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप जो कर रहे हैं। हमारी बात यही है भाई साहब, अब की हमको भाजपा सरकार थी और रहेगी, इसी के लिए हमारा धन्यवाद आपसे। तो भाई साहब जो भाजपा के वो कट्टर फैन लागत है, इसे लागत है भैया जो है अब से झंडा लेके चलेंगे एकदम। भाई साहब मैं झंडा उंडा लेके नहीं चला, लेकिन जो हमारा दिल आत्मा कह रहा है, मेरा मतदान वो मेरे मन में है, वो भाजपा है। मैं खुल के कह दे रहा हूँ, जो मेरे साथ काम हो रहा है। ये बता रहे हैं कि इनके साथ काम हो रहा है, ये भाजपा के इन्होंने अच्छाइयों को भी गिनाया है। नगर निकाय चुनाव में ये मुद्दा इनका कितने हद तक सक्षम रहता है कि यहाँ की जो बलरामपुर की मूलभूत सुविधाएं जो लोगों के लिए है, वो सरकार बनने के बाद, जो कि 13 मई को पता ही लग जाएगा किसकी सरकार बन रही है और कौन यहाँ से चुन के आ रहा है। तो आपने देखा हम गर्ल्स कॉलेज चौराहे पे थे, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये बलरामपुर का वो क्षेत्र है जहाँ से एक बॉर्डर भी खींचा जाता है, जो कि बॉर्डर बताया नहीं जाता है। समझने वाले समझ जाएंगे मैं किस बॉर्डर का बात कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ देखा भाजपा के भी समर्थक, सपा के भी समर्थक, और आपको हैरानी होगी कि बलरामपुर में आम आदमी पार्टी के भी समर्थक हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम था, पब्लिक से हमने जानना कि उनकी ओपिनियन क्या है, वो क्या चाहते हैं बलरामपुर के लिए, उनका मूलभूत मुद्दा क्या है कि बलरामपुर में विकास, जो कि आज तक हम भी यहीं से यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ गली गली जा रहे हैं, वार्ड जा रहे हैं, और अब आपको सच बताएंगे कि बलरामपुर कोई भी एक कस्बे के अलावा एक शहर या जनपद मुख्यालय किसी रूप से नहीं लगता है। तो इस बार ये आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। आप जिसको वोट दे रहे हैं, आप ये सोच के दीजिए कि बलरामपुर का चौमुखी विकास होना चाहिए। और सद्भावना आवाज की एक अपील भी है, हमने स्लोगन भी निकाला है कि होई हल्ला गली मोहल्ला। जैसे आप अब्बा देखो, हल्ला बा गली मोहल्ला, तो डारे वोट न टारे बहल्ला। तो आप सब भी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जो आपका ये मत है, ये बलरामपुर के विकास के लिए सबसे बड़ी सीढ़ी साबित होगा। और बलरामपुर कितना विकास करता है ये आपके मत पर होगा, क्योंकि पिछली बार जो 54%, 55% वोटिंग हुई, इस बार आप रिकॉर्ड तोड़ मत दीजिए और बलरामपुर के विकास के लिए मत दीजिए। और ऐसे लोगों को चुनिए जो बलरामपुर में विकास की आंधी चलाएं, ना कि यहाँ के लोगों को बहला फुसला कर उनसे वोट लेने का काम करें।
मैं सुयश, कैमरा पर्सन संदीप के साथ सद्भावना आवाज, गर्ल्स कॉलेज बलरामपुर।